नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बात शुरू करते हैं आज तो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। आपने सुन भी ली होगी अब तक। वहाँ से खबर ये आ रही है, सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम साहब को जो है वो किसी ने जहर दे दिया और ये दाऊद इब्राहिम साहब का इंतकाल हो गया है। ये खबर आ रही है पाकिस्तान से, कराची से आ रही है खबर। ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसके बारे में जानने को उत्सुक हो रहे हैं। मैं भी मैंने भी थोड़ा बहुत देखा। हालांकि किसी अखबार में ये खबर नहीं है और मैंने एक दो अखबार देखे हैं अभी। ये किसी भी अखबार में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है। हो सकता है लेट नाइट की खबर हो, इसकी वजह से ये खबरें अखबार में नहीं आई हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम जो है, जो मोस्ट वांटेड पर्सन है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, आपको तो पता ही है। तो अगर उनको जहर दे दिया गया है या उनकी मौत हो गई है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खबर है। और पता चलेगा अभी कुछ देर के बाद, जब ये सोशल मीडिया पे चलने लगेगा कि एक्चुअली क्या है खबर, कैसे और किन परिस्थितियों में अगर ऐसा हुआ है तो दाऊद इब्राहिम की मौत कैसे हुई है। दाऊद इब्राहिम जो है 1992 के बम ब्लास्ट में वांटेड है, आपको तो पता ही है। और उसके बाद से ही वो गायब थे। पहले दुबई में थे, बाद में पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के मेरे ख्याल से समधी भी हैं, मतलब रिश्तेदार हैं। तो अगर ऐसी खबर, इस खबर में सच्चाई है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से तो ये बड़ी खबर है। भारत के लोगों के लिए के लिहाज से भी बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिहाज से ये एक दुखद खबर है। तो बाकी ये आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, आपको दाऊद इब्राहिम का पूरा कच्चा चिट्ठा और पूरा उनका पुश्तैनी हालचाल सब मिल जाएगा आपको। लेकिन ये एक खबर मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ। आप इसको चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं और साउथ अफ्रीका को कल भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है बड़े शानदार तरीके से हरा दिया है क्रिकेट मैच में, वनडे मैच में। और उसमें अपने पाजी जो सरदार जी हैं, अर्शदीप सिंह, उन्होंने शानदार 5 विकेट लिए हैं और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। और गेंदों के लिहाज से जो है ये दूसरी सबसे बड़ी जीत जो है इंडिया को मिली है। कुल 265 गेंदें इसमें डाली गई और भारत की ओर से 27.3 और साउथ अफ्रीका की ओर से 16.4 ओवर। गेंदों के लिहाज से वनडे इतिहास का सबसे छोटा मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच 1993 में खेला गया था। उस मैच में कुल 194 गेंद फेंकी गई थी और इसमें कुल 265 गेंद फेंकी गई। और इसमें जो है 55 रन की नाबाद पारी खेली है सुदर्शन साई ने। और वनडे डेब्यू पर किसी भारतीय द्वारा खेली गई संयुक्त तीसरी सबसे बड़ी पारी है। 116 रन पे ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम और उसका लोएस्ट स्कोर है ये। और इसके बाद भारत ने केवल 100 गेंद में ये टारगेट हासिल कर लिया। हमारे जो अर्शदीप सिंह है, उन्होंने 10 ओवर बॉलिंग की, 37 रन दिए, 5 विकेट लिए। आवेश खान जो है उन्होंने 8 ओवर किए, 3 मेडन, 27 रन, 4 विकेट। और कुलदीप यादव ने 1 विकेट। तो जाहिर सी बात है केएल राहुल के लिए बड़ी सफलता है। पिछला सीरीज वो उससे हार गए थे साउथ अफ्रीका से। तो निश्चित रूप से ये मैच जीतने से काफ़ी खुश होंगे और भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी काफ़ी खुश होंगे। तो ये एक बड़ी बात है। और 8 विकेट से साउथ अफ्रीका को हरा दिया। और पिछली बार जब वो कप्तान थे केएल राहुल तो 3 वनडे खेला था उन्होंने, तीनों वनडे हार गए थे। तो इस बार की जीत जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ जो है अगले 2 मैचों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। और अर्शदीप के लिए खास बात ये भी है कि मतलब इसके पहले वनडे में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था, तो इस मैच में सीधे 5 विकेट ले लिया उन्होंने, तो अच्छी बात है। अब आते हैं वापस सूरत में जो है कल मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स शुरू किया है। 15 मंजिला है ये, 9 टावर हैं इस विशाल कॉम्प्लेक्स में। और इसमें जो है 4500 से ज़्यादा दफ्तर हैं, 65,000 कर्मी एक साथ काम कर सकते हैं। 55,000 वर्ग फीट ज़्यादा बड़ी है ये इमारत अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से। 4500 यानी 4,500 कार और 10,000 दोपहिया वाहन यहाँ पे पार्किंग का इंतजाम है। तो सूरत में उन्होंने ये किया है, मतलब हीरे व्यापारियों के लिए खासकर है ये बिल्डिंग। यहाँ पे जो है ये डायमंड बोर्स इसका नाम है। तो सूरत आपको पता है कि हीरे और जवाहरात के लिए मशहूर है, कपड़े के लिए भी मशहूर है। साड़ी वाड़ी बहुत आती है इधर उत्तर भारत में, लेकिन डायमंड के लिए ज़्यादा है। तो डायमंड के मर्चेंट्स के लिए स्पेशल बिल्डिंग इन्होंने बनाई है यहाँ पे। तो
काफ़ी बढ़िया है और बड़ी तारीफ हो रही है इसकी, इस बिल्डिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री वाराणसी भी आ गए और वाराणसी में उन्होंने जो है कल भारत संकल्प यात्रा कटिंग मेमोरियल स्कूल है नलेसर में, वहाँ उन्होंने भाग लिया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को मुसीबत से मुक्ति का मार्ग बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को मुसीबत से मुक्ति का मार्ग बताया। यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बीज है। अगले 25 साल में वटवृक्ष बन जाएगा और देश जब विकसित हो जाएगा तो देश की जो मुसीबतें हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये हर आदमी का काम है देश को विकसित बनाने का। देश के सभी लोग विकसित भारत संकल्प को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसमें हिस्सा लूं। उन्होंने कहा कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, वो योजना बिना परेशानी के उनके पास पहुंचे, ये उनकी कोशिश रहती है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता जानना और लाभान्वित लोगों की जुबानी सुनने पर आत्मसंतोष मिलता है। तो ये है। उसके बाद वो नमो घाट पे गए, कटिंग मेमोरियल से नमो घाट उनके नाम पे बना है। तो नमो घाट पे उन्होंने जो है काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण है, ये पार्ट 2 है, उसका उद्घाटन किया। तो वहाँ पे हमारे योगी जी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के परिणाम है। इससे दक्षिण भारत का उत्तर भारत से अद्भुत संगम हो रहा है। तो ये है। प्रधानमंत्री आज भी रहेंगे वाराणसी में, आज उनका पब्लिक मीटिंग है, जाएंगे वो। आज भी कुछ कार्यक्रम हैं और आज जो है वो करीब 19,000 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो काशी को देंगे। 37 परियोजनाएं हैं उसमें और सिर्फ काशी को ही नहीं बल्कि पूर्वांचल को वो देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे मतलब की तो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जैसे वाराणसी से कन्याकुमारी ट्रेन चला रहे हैं, वाराणसी से दिल्ली वंदे भारत चला रहे हैं, वाराणसी से भदोही जो है वो 4 लेन हो जाएगी, सड़क मजबूत हो जाएगी। भदोही आपको पता है कि कारपेट बेल्ट है और वहाँ पर कम से कम इस वक्त आज की तारीख में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का जो है कारपेट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट हब है कारपेट का वो। और जाहिर सी बात है ऐसी जगहों को जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए वहाँ पे। 24 आवर्स आप बिजली दीजिए, सड़कें ठीक करिए, सीवर सिस्टम ठीक करिए, कम्युनिकेशन जो है, ट्रेन वेन, भदोही स्टेशन भी है तो ट्रेन वेन जो है वहाँ पे वो भी रुके, सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें। तो एयरपोर्ट से जब आप उतरते हैं वाराणसी एयरपोर्ट पे और वहाँ से भदोही जाएंगे तो आपको 2 घंटा लग जाता था, 2.5 घंटा। तो सड़क वड़क अच्छी हो जाएगी तो ये दूरी आधा पौन घंटा कम हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ है। और भी बहुत सारी वो दिए हैं उन्होंने। प्रधानमंत्री ने एक चित्रकूट में सोलर पार्क दिया है उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। तो अब जो है प्रधानमंत्री इसके बाद जो है कहाँ आएंगे? अयोध्या आएंगे। जी हाँ, उनका प्रोग्राम अयोध्या का है। अयोध्या में भी बहुत सारी चीज़ें वो देंगे। अयोध्या का प्लेटफॉर्म जो है विश्व रेलवे प्लेटफॉर्म, मतलब रेलवे स्टेशन विश्व प्रसिद्ध हो गया है। उसके बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बहुत सारी सौगात अयोध्या को भी देंगे। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं उनका जो है बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। मेरा इंतज़ार है वहाँ का विंध्याचल देवी का, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन रहा है। वो भी मुझे लगता है जल्दी ही बन जाके तैयार हो जाएगा। वो भी तैयार हो जाएगा तो मैं जाऊँगा देखने, एक बार माँ के दर्शन करने। बहुत दिन हो गए हैं और बड़ा सुंदर हो गया है, मैंने सुना है। तो ये था। और कल उपराष्ट्रपति हमारे जो है धनखड़ जी, वो यहाँ लखनऊ में थे। उन्होंने एक अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में जापान और जर्मनी को भी पछाड़ देंगे। तो ये चीजें हैं। फिनिक्स मॉल के शोरूम में आग लग गई है भैया लखनऊ में। अब आते हैं कांग्रेस पे। चलिए, कांग्रेस जो है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है 21 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए 21 दिसंबर को वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है और बैठक में बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है। यह कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। 2 दिन के बाद इंडिया की मीटिंग होगी। 23 तारीख को होगी, पहले तो 19 तारीख को होने वाली थी। 2 दिन बाद इंडिया की मीटिंग होगी। इसमें देश की राजनीतिक स्थिति को और आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। इंडिया मीटिंग के 2 दिन बाद होगी या इस मीटिंग जो है CWC की बाद 2 दिन के बाद होगी? मेरे ख्याल से तो इंडिया की मीटिंग जो है 19 तारीख को है। इसमें गलत लिखा हुआ है अखबार में, क्योंकि 19 को इंडिया की मीटिंग होगी, उसके 2 दिन बाद जो है खड़गे जी ने ये CWC की मीटिंग बुलाई है। इसमें राजनीतिक स्थिति और आगे की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। सीटों का बंटवारा और प्रचार अभियान पर चर्चा बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। मीटिंग में चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी की यात्रा की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी की पार्ट 2 यात्रा जो है वो
शुरू होने वाली है पूर्वोत्तर भारत से आपके पश्चिम में गुजरात तक। एक यात्रा तो हो चुकी है, पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और जनवरी में समाप्त हुई थी। लगभग 3800 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। राहुल गांधी ने पद यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उस यात्रा से राहुल गांधी को तो फायदा हुआ ही तो हुआ था, कांग्रेस को भी फायदा हुआ। उसका नतीजा आप देख सकते हैं, तेलंगाना के चुनाव में और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली। तो कांग्रेस को की यात्रा ये इस समय शुरू हो रही है जब लोकसभा चुनाव के बिगुल बज जाएंगे। जनवरी में मतलब सुगबुगाहट तो शुरू हो जाएगी, जो है वो आचार संहिता लग सकती है। हो सकता है चुनाव थोड़ा जल्दी भी हो जाए, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एक आध महीना चुनाव पहले भी करा सकती है। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स हैं फरवरी मार्च में, उसको लेकर थोड़ा संदेह पैदा हो रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है। और ये तो बोर्ड के रिजल्ट, सीबीएसई के शेड्यूल तो आ गए हैं एग्जाम के, मार्च तक है उनकी परीक्षा, तकरीबन 22 मार्च तक या 29 मार्च तक उनकी परीक्षाएं चलेंगी बोर्ड की। तो बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान तो चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव के लिए बूथ जो बनता है वो स्कूल में ही बनता है और बोर्ड परीक्षाएं भी स्कूल में ही आयोजित की जाती हैं। तो दोनों क्लैश करना थोड़ा मुश्किल का काम होगा। या तो उसके पहले चुनाव हो जाएगा या तो फिर उसके बाद चुनाव होगा। तो पहले चुनाव होगा तो मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, और बाद में होगा तो फिर मार्च अप्रैल में हो सकते हैं या अप्रैल मई में हो सकते हैं। तो दोनों संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब देखिए CWC की मीटिंग हो रही है और कांग्रेस ने जो है अपना छत्र बदल दिया। मध्य प्रदेश में कमल युग समाप्त हो गया। कमल युग का मतलब मेरा कमलनाथ से है, कमल के फूल से नहीं। तो कमल का युग समाप्त हो गया, वहाँ जीतू पटवारी को कमान सौंप दी गई और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत जल्द जो है राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा और ये जरूरी भी था। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को मतलब नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। तो इससे लगता है कि कांग्रेस जो है कुछ अपनी गलतियों से सीखने का सबक ले रही है। खड़गे साहब जो है ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि राजस्थान में वो क्या करते हैं, सचिन पायलट को कमान सौंपते हैं या किसी और को कमान सौंपते हैं। लेकिन ऑपरेशन शुरू हो गया है कांग्रेस में भी और ये जरूरी भी है, क्योंकि छत्रप जो है जिस हिसाब से कमलनाथ एरोगेंट हो गए थे या अशोक गहलोत जिस तरह से उन्होंने अवहेलना की आला कमान की, तो उनको जवाब देना जरूरी था। तो निश्चित रूप से जो है वो कांग्रेस जो है आत्मचिंतन के दौर से गुजर रही है, लेकिन सिर्फ आत्मचिंतन करने से गुजरे नहीं ठीक होगा। कांग्रेस के एक मीटिंग CWC की आयोजित की गई है दिल्ली में 21 तारीख को। उसके बाद जो है 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस अपने स्थापना दिवस पर जो है एक विशाल रैली का आयोजन कर रही है नागपुर में जो है वो रैली होगी 28 दिसंबर को, जो सिर्फ कांग्रेस की होगी। उसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव ये था कि कांग्रेस को चाहिए कि CWC की मीटिंग तो खैर उसकी अपनी मीटिंग होगी, लेकिन 28 तारीख की जो रैली है जो कांग्रेस के स्थापना दिवस पे हो रही है, आपको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी 28 दिसंबर को। A.O. ह्यूम साहब ने की थी। इस लिहाज से काफ़ी पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। तो मुझे लगता है कि जो 28 तारीख की रैली हो रही है कांग्रेस की, उसे जो है इंडिया की रैली कर देनी चाहिए और उस मंच पे जो है इनके जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनके नेताओं को भी बुलाना चाहिए और उनके भी विचार वहाँ रखे जाने चाहिए। इससे एक मैसेज जाएगा पब्लिक में कि 2-3 महीना से बिल्कुल शांत बैठे थे और ये हो रहा था कि ये कुछ करेंगे नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, मनमुटाव है, झगड़ा हो रहा है। तो ये सब जो अटकलें हैं ये समाप्त हो सकती हैं अगर ये साथ साथ एक मंच पे आ जाते हैं 28 तारीख को। तो और ये इनके हिसाब से मतलब अच्छी बात होगी। तो देखिए क्या होता है। उसके पहले 19 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में और दिल्ली में माना ये जा रहा है कि सभी दल के मुखिया जो है जो इंडिया गठबंधन के हैं वो सब आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सीट शेयरिंग पे बात होगी, चुनावी रणनीति पे बात होगी, किस तरह से किस चेहरे को आगे बढ़ाया जाए इस पे बात होगी। बहुत सारी चीजें होंगी, हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिएगा उसको। तो चलिए कांग्रेस से बढ़ते हैं मायावती की ओर। मायावती के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई वो बीजेपी की बी पार्टी हैं, हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो ये तो सही बात है। जिस तरह से उनके एक्शन देखने को मिले हैं पिछले कई दिनों से या पिछले दिनों उनका जो एक्शन हुआ है उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो बेसिकली डरती हैं ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में अगर जांच हो जाए या ईडी CBI उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें जेल जाना पड़ जाए तो वो बड़ा कष्टकारक होगा मायावती जी के लिए। मायावती जी को सफाई बहुत पसंद है,
सफाई पसंद आदमी है, वो आपको पता ही है, और जेल वेल जैसी जगह पे तो कतई नहीं रहना चाहेंगी। तो इसलिए जो है माना ये जा रहा है कि उन्होंने ये रुख अपनाया है अपनी पार्टी का कि ऊपर ऊपर विरोध करो, अंदर अंदर सपोर्ट करो। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है। तो अब एक नई खबर सामने आई है कि उन्होंने उत्तराधिकारी तो अपने भतीजे आकाश को बना दिया है। उन्होंने घोषित भी कर दिया है कि यूपी और उत्तराखंड फिलहाल के लिए छोड़ के बाकी पूरे भारत में पार्टी को मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का काम आकाश करेंगे, जो उनके भाई के बेटे हैं आनंद जी के। तो अब आकाश जी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले एक चर्चा ये भी हो रही है कि आकाश को बिजनौर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, यूपी के बिजनौर से। पहली बार 1989 में मायावती जो है यहीं से सांसद बनी थी, और वहाँ पे दलित और मुस्लिम वोटों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये माना जा रहा है, और उनके जो भाई हैं उनको, उनके भाई कह रहा हूँ, उनके जो दूसरे सिपा सलार हैं सतीश मिश्रा जी, उनको भी इस बार अभी चुनाव नहीं लड़ते वो सतीश मिश्रा जी, लेकिन माना यह जा रहा है कि सतीश मिश्रा को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है कानपुर के अकबर नगर से या अम्बेडकर नगर से, जहाँ से बीएसपी को जीती भी है। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं बीएसपी को लेकर। और बीएसपी, जैसा कि आपको पता है कि इस बार उसने साफ साफ मना कर दिया है कि हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो गठबंधन नहीं करेंगे अगर, तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बीएसपी का एक आधार रहा है। हालांकि अभी लोग कह रहे हैं कि उनका आधार काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब 2014 में उनके एक भी सांसद नहीं थे। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो उनके 10 सांसद हुए। 10 में से एक दानिश अली को निकाल दिया है, बाकी 9 भी जो है इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं सही मौके की तलाश में है। तो फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति उनकी पार्टी यहाँ पे नहीं है। वोट शेयर भी उनका 22% से 12% हो गया है, घट गया काफ़ी। तो फिर भी 2-4%, 6% भी अगर वोट प्रभावित करती हैं तो ये बड़ी बात होगी। वो दलित वोट जिस पे न सिर्फ कांग्रेस की नज़र होगी, इंडिया गठबंधन की नज़र होगी, बल्कि बीजेपी की भी नज़र रहती है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की यही कोशिश है कि मायावती किसी से मेल जोल ना करें और जो दलित वोट हैं वो काट लें। तो इस तरह से इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। तो बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती अपने भतीजे को और सतीश मिश्रा जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं उनको चुनाव लड़ाती हैं या नहीं लड़ाती हैं। साथ ही साथ 19 तारीख के बाद जब मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की, तो 19 तारीख के बाद जो है वो क्या बयान देती हैं, क्या क्या बयान आता है उनका, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और आपको पता है कि वो पूरा पार्टी के गठबंधन में, पार्टी संगठन में जो है वो बदलाव करने जा रही हैं, नए लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंप रही हैं। और ये भी देखना होगा कि उनके भतीजे आकाश जो है बाकी जगहों पे किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से पार्टी को मजबूत करते हैं। खासकर अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात की जाए जहां बीएसपी ने अभी चुनाव लड़ा था। तो बनी रहेगी नज़र हमारी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।